वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे संविधान के भाग। इससे पहले मैंने कवर किया था संविधान की अनुसूचियां। अब हम देखेंगे संविधान के भाग। जैसे ही संविधान का भाग खत्म कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे संविधान में दिए गए अनुच्छेद। तो संविधान में सभी लोग जानते हैं कि कुल 22 भाग हैं, जिसमें ए बी और इस तरह से करके कंप्लीट किया जाए तो कुल 25 भाग हैं। 25 भागों को अभी हम पूरा अभी की अभी टिप पर याद कर लेंगे और आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा, केवल निमोनिक मेथड से। आपको कुछ भी याद करने की या माइंड पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से प्रेजेंट ऑफ माइंड करके देख लीजिए, बाकी हंसते हंसते आप सीख जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट मैंने देखिए यहाँ पे पार्ट्स लिखा है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यानी कि विषय लिख दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे मैंने निमोनिक बनाया है इसका। इस तरह से हम याद करेंगे। पहला है, पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और संघ क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को आपने अनुसूचियों में भी पढ़े थे, उसमें भी एक में थी और यहाँ भी एक में है। लेकिन इसको याद करने के लिए हमारा निमोनिक वही काम आएगा, यूटी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए यू का 1 और यू का कुछ नहीं, टी का 1, इस तरह से आपने याद कर लिया, यानी कि भाग 1 की बात करते हैं। दूसरा भाग है सिटीजनशिप, जिसे हिंदी में कहेंगे नागरिकता। याद कैसे करेंगे, यानी कि इसमें देखिए नागरिकता का वर्णन किया गया है, कैसे हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और कैसे अपने नागरिकता को लॉस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या मटेरियल है। बाकी हम अभी केवल याद कर रहे हैं। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता जो भारत में पुराने लोग रह रहे हैं, जो 70 से या उसके बाद, या फिर आप पढ़ेंगे कि जब दादा या रह रहे हैं यहाँ पर, तो उनको नागरिकता की जरूरत नहीं है। नागरिकता उनको जरूरत पड़ती है जो नए नए माइग्रेट होकर के आ रहे हैं, चाहे कहीं से आते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी पूछ दिया क्वेश्चन कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता भारत के संविधान के किस भाग में उसका वर्णन है, तो आप यही अपने मन में याद रखेंगे कि नागरिकता नए लोगों को जरूरत पड़ती है, चाहे न्यू लोगों की जरूरत पड़ती है। देखिए न्यू लोगों को, न्यू याद रखिए चाहे नया याद रखिए, तो एन का होगा 2, ई और डब्ल्यू का कुछ मतलब ही नहीं। अगर नया भी याद रखते हैं NAYA, नए लोगों की, तो देखिए इस सब का कोई मतलब नहीं, एन का मतलब 2 होता है। तो भाग 2 आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद किसमें कितना किया गया, जब इसको हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी मैं ऐसे बता रहा हूं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। जहां अधिकार की बात आती है तो अधिकार कब आपको मिल जाता है, जैसे ही मां ने आपको जन्म दिया अधिकार मिल गए, आपको हर तरह से अधिकार मिल गए। तो हम यहां पर याद रखेंगे, जैसे ही कोई कहे कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमें मां से मिल जाता है, जैसे हमें मां ने जन्म दे दिया वहीं मिल जाता है हमें अधिकार। तो देखिए ए का कुछ नहीं, एम का होता है 3, तो इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। कोई पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स किस भाग में दिया गया है हमारे संविधान के, तो आप फंडामेंटल राइट्स, अच्छा मां देती है यानी मां से ही मिल जाता है हमें अधिकार। बाकी तो जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी देते हैं, लेकिन हमारी जो हमें मिल जाता है कहां से, मां से ही मिल जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जिसे कहते हैं राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब हम कोई नीति बनाते हैं, कोई विधि नीति बनाते हैं किसी राज्य को चलाने के लिए, चाहे यूनियन को चलाने के लिए, तो वहां पे इसको हमें फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई फॉलो करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करता। वहां पे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में इतना शोर होने लगता है, शोर कर करके ऐसे वोटिंग नहीं होती है, ऐसे ही बिल पास हो जाती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का किस संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे अरे DPSP का कोई महत्व नहीं, कोई इसका ध्यान नहीं रखता, शोर में ही बिल पास कर देते हैं। चाहे DPSP का कौन ध्यान रखता है, सब शोर कर देते हैं, शोर करके खत्म कर देते हैं बात। तो देखिए एस का होगा 0, ओ का कुछ नहीं, आर का होगा 4 यानी कि 04 यानी 4। इसमें भाग 4 की बात की जाती है, चारों की भाग 4 में बात की जाती है। नेक्स्ट है 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। याद कैसे रखेंगे कि देखिए मौलिक कर्तव्य जो निभाते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, पहले थोड़ा सा कुछ मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हैं कि हम अपने तिरंगे का आदर करें,
अपने जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू जी हो गए, और इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी हो गए, जैसे जैसे इन लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं, वो क्या करते हैं, गांधी जी को गाली देने लगते हैं, अंबेडकर जी को गाली देने लगते हैं, ये गलत है। तो मौलिक कर्तव्य का पालन जो भी करते हैं वो हीरा होते हैं, हीरा। यहाँ पे हीरो मैंने लिख दिया है, हीरो भी याद करिए चाहे हीरा, हीरा याद करिए सबसे अच्छा। ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं, मिलते हैं तो हीरा होते हैं, या फिर हीरो कर दीजिए। सही बात है, अगर आपने कुछ भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको लोग वहां पे रियल हीरो कहते हैं, आप रियल हीरो हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो भी पालन करता है, यानी कि सभ्यता के साथ रहेगा, अपने तिरंगे का आदर करेगा, अपने राष्ट्रगान का आदर करेगा, अपने जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आदर करेगा, उसे हीरो कहेंगे। ठीक है, चाहे हीरा कहेंगे। तो देखिए एच का होगा, एच का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, आर का होगा 4, और लास्ट में मैंने हीरा इसीलिए लिखा कि ए है लास्ट में, तो आप समझ लीजिए कि 4A की बात की जाती है, यहीं से हम पकड़ लेंगे 4A, इसलिए मैंने हीरा की बात किया। नेक्स्ट है 5वां, कह रहा है द यूनियन, यानी कि संघ, यानी कि केंद्र। यहाँ पे केंद्र सरकार की बात की जाती है, संघ की बात। जहां भी द यूनियन कहा जाए, यानी कि संघ की बात आए, तो आप समझ लीजिए कि जब भी संघ एक जगह जो इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं एक हाल में इकट्ठा होता है, और हाल में ही एक यूनियन बनती है। ठीक है, कहीं भी करिए, चाहे मान लीजिए किसान आंदोलन हो रहा है, वहां पे भी पंचायत करते हैं तो कहीं एक बाउंड्री सी होती है, खूब बड़ा बड़ा ऐसे वहां पे हाल में इकट्ठा होते हैं। तो कहीं भी यूनियन बनती है या यूनिटी बनती है, यूनियन बनता है तो कहाँ बनता है, हाल में बनता है। आप यही याद करेंगे। एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एल का होगा 5, तो इसमें हो गया भाग 5 में। नेक्स्ट है द स्टेट, यानी कि राज्य, राज्य सरकारों का इसमें वर्णन किया गया है। तो राज्य की बात करेंगे, कैसे याद रखेंगे, आपने देखा है जो राज्य में सरकारें चलती हैं वहां पे जो भी सरकारें होती हैं तो बाप मुख्यमंत्री, चलो बुढ़ा हो गया तो उसका बेटा मुख्यमंत्री, वो बुढ़ा हो गया तो उसका बेटा मुख्यमंत्री। यानी क्या है कि सगे सगे ही मुख्यमंत्री बनते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि राज्य में जो राज्य की सरकारें बनती हैं उसमें कोई किसी का सगा नहीं है, राज्य में कोई सगा नहीं है, बस अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पलटी मार देते हैं। ठीक है, तो जहां भी राज्य की बात आए तो राज्य कोई भी, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी राज्य एक दूसरे का सगा नहीं है, आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो सगा नहीं है। तो देखिए एस का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, जी का होगा 6, ए का कुछ नहीं, तो 6 पार्ट 6 की बात की जाती है। 8वां है द यूनियन एंड टेरिटरी, द यूनियन देखिए 7वां जो भाग 7वां था उसे डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, इसलिए 7वें की बात नहीं करेंगे, हम 8वें की बात करेंगे। द यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज जो हैं यानी कि संघ क्षेत्र हैं, तो संघ क्षेत्र बनाए क्यों जाते हैं, उनको ही क्यों नहीं राज्य का दर्जा दिया जाए, वो इसलिए बनाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल जगह पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, क्योंकि उसका डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सेव करेगी, प्रिजर्व करेगी, सेव करेगी। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि यूनियन टेरिटरी को सेव करा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सेव किया जाता है। तो आप देखिए एस का होगा 0, ए का कुछ नहीं, वी का होगा 8, ई का कुछ नहीं, 08 यानी कि 8। तो भाग 8 में यूनियन टेरिटरी की बात की जाती है। नेक्स्ट है द पंचायत, यानी पंचायत की बात की जाती है भाग 9 में। याद कैसे रखेंगे, आपने अनुसूचियों में पढ़ा था कि पंचायती राज, वहां पे पंचायती राज में किसका चलता था, दादा का चलता था, ऐसा आपने याद किया है। यहां पे डायरेक्ट बात की जाती है केवल द पंचायत, पंचायत की बात की जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे, पंचायत में पा का चलता है, यानी पापा का चलता है, तो पापा, पी का 9, पी का 9, तो 99 तो भाग है नहीं, कुल कितने हैं 22 से 25, 25 तक ही याद रखना है, लेकिन 22 ही हैं। इसमें देखिए 9A B ऐसे करके 2 आ गया। द पंचायत, द पंचायत में किसका चलता है, पा का चलता है, पापा तो कहेंगे नहीं क्योंकि केवल 22 ही भाग हैं, तो पापा, पी का 9, पी का 9 99 हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं चलेगा, केवल और केवल ये है, तो हमें केवल पा लिखना है। पा भी आपने मूवी देखा होगा, तो पापा को पा भी कहते हैं शॉर्टकट, तो हम भी 60 बोलेंगे शॉर्टकट, कि पंचायत में किसका चलता है, पा का चलता है, तो पी का होगा 9, ए का कुछ नहीं। नेक्स्ट फिर है द म्यूनिसिपालिटीज, यानी नगर पालिका, नगर पालिका में भी पा का ही चलता है। अब आपको ध्यान रखना है कि भैया पंचायत में भी पा का चलता है, नगर पालिका में भी पा का चलता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पा का चलता है, लेकिन इन तीनों को एक ही क्रम में याद रखिएगा। देखिए एक कट जाएगा कुछ नहीं, और पी का 9। इसी तरह से द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत वहाँ पे होती है, जैसे गाँवों में होती है, शहर में थोड़ा सा जो छोटे छोटे
जगहें होती हैं, जैसे कि कोई मार्केट हो तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती ऐसे करके होती है। वैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी है, लेकिन हम कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव से क्या करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ से खाद और बीज लेकर के आते हैं। तो हम इसी तरह से कोऑपरेटिव ही पढ़ेंगे, केवल सोसाइटी छोड़ दीजिए। कोऑपरेटिव की बात की जाती है तो कोऑपरेटिव से खाद, अब ध्यान दीजिएगा कि पापा लाते हैं चाहे पा लाते हैं, किस पे, साइकिल पे लाते हैं चाहे किसान लाते हैं। तो किसान पा है, सबके पापा किसान होते हैं ज़्यादातर। तो देखिए पी का होगा 9, ए का कुछ नहीं। अब यहाँ पे तीनों याद करने का तरीका क्या है, तीनों 9 में ही है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, पंचायत, किसका चलेगा, पा का चलेगा। उसके तुरंत बाद आएगा नगर पालिका, उसमें किसका चलेगा, पा का चलेगा। इसके बाद कोऑपरेटिव से जाएंगे खाद लेने, कौन जाएंगे, पा जाएंगे। यानी कि पा पा पा, ये पापा सब हो गए। और यहाँ से 9, 9A 9B तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। जो शेड्यूल और ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बेचारे दास के जीवन जीते हैं। अगर कहीं जाना होता है, नौकरी करना होता है, या फिर कहीं बनिहारी ऐसे करना होता है। आपने देखा होगा बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, यूपी आ जाते हैं और वहाँ पे धान की बुआई, खेती, जोताई बुताई ऐसे करते रहते हैं, ग्रुप ग्रुप में आते हैं सीजन सीजन से। तो किसका जीवन जीते हैं, दास का। इसी तरह से याद रखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो दास का जीवन जीते हैं, दास। तो देखिए डी का होगा 1, ए का कुछ नहीं, एस का होगा 0। तो ये आप इससे पकड़ लेंगे 10। ये भाग 10 में बात की जाती है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो यूनियन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो रिलेशन होगा उसका वर्णन किया जाता है। संघ और राज्य के बीच संबंध, इनके बीच संबंध कैसे हैं, तो आपने देखा कि संघ और राज्य के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सेंटर में कौन है, मोदी जी, और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी। तो दोनों में कभी नहीं बनती, इनके बीच में संबंध सही नहीं होता। तो ममता दीदी को समझाने के लिए और मोदी जी को समझाने के लिए कौन आते हैं, दादाजी, और किसी के बात नहीं। वो टकलू बास है ना अमित शाह, तो अमित शाह के बस की बात नहीं, वो तो और गुंडा बदमाश है, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कोई माइंड मत करना, जो भी आप भक्त वक्त हो। तो देखिए, तो आप कैसे करेंगे याद कि सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध मजबूत करते हैं, चाहे सही करते हैं, चाहे सुधारते हैं, कौन, दादाजी सुधारते हैं। अब देखिए, अगर अनुसूचियां पढ़ रहे थे तो उस समय आप पंचायती राज में पंचायत कर रहे थे, अब यहाँ पे दादा का प्रमोशन हो गया है, अब केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में संबंध सुधार रहे हैं, यानी वहां पे पंचायत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे। दादा, डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, और यहाँ फिर डी का 1, ए का कुछ नहीं, यानी कि भाग 11। भाग 11 में बात किया गया है संघ और राज्य के बीच में संबंध की। पार्ट 12 यानी भाग 12 कह रहा है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जिसका हिंदी कहते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो देखिए, जहां कहीं भी फाइनेंस की बात हो कि किसी को फाइनेंशियली नुकसान करना है, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दीजिए, डॉन को दे दीजिए। डॉन को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, फाइनेंशियली आपके दुश्मन को परेशान कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा। चाहे ऐसे आप ही की फाइनेंशियली परेशान करता है या प्रॉपर्टी आपकी कब्जा करता है, कौन, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया डॉन को, तो डॉन आप याद रखेंगे। डी का हो गया 1, ओ का कुछ नहीं, एन का हो गया 2, यानी कि भाग 12 में इसकी बात की जाती है, किसकी, वित्त की, पैसों की, संपत्ति की, संविदाएं और वाद विवाद। वित्त और संपत्ति, जहां संपत्ति की बात, अच्छा संपत्ति कौन कब्जा कर लेता है आपकी, डॉन करते हैं, तो 12 हो गया। नेक्स्ट है ट्रेड, कॉमर्स इन इंडिया। तो ट्रेड यानी व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो व्यापार करना है तो भाई कोई भी व्यापार करिए, लेकिन टाइम से करिए। ऐसा नहीं कि अभी 2 साल हुए, 3 साल हुए, फिर 4 साल 5 साल का लौटका है और वही व्यापार करने लगा। चाहे मान लीजिए कि कोई भी, कभी भी आप व्यापार करिए, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, जो भी आपके कंपनी का, जब भी आप लॉन्च करें तो टाइम से लॉन्च करिए। टाइम से पीछे करेंगे तो दूसरे कंपटीटर आपको मार डालेंगे, यानी कि वो लोग अपना लेके चले जाएंगे। जैसे जियो, आइडिया, इन लोगों में टक्कर होता रहता था और होता रहता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करिए, यानी कि कोई भी व्यापार करिए तो टाइम से करिए। हमेशा जब कभी भी व्यापार की बात आएगी तो आप ऐसे याद करेंगे, व्यापार या वाणिज्य या समागम सभी क्या करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए। टी का होगा 1, आई का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, एम का होगा 3, यानी कि भाग 13 में इसका बात की जाती है। नेक्स्ट है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका हिंदी है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में जितनी भी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो डोर टू डोर मिलती हैं, यानी कि दरवाजे टू दरवाजे मिलती हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो दरवाजे आपके डोर टू डोर मिलती है। तो आप इसी तरह से याद रखेंगे कि संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं,
वो कहाँ मिलती हैं? दरवाजे टू दरवाजे यानी डोर टू डोर मिलती हैं। अब तो डी का होगा 1, ओ का कुछ नहीं, आर का होगा 4, यानी कि भाग 14 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स। तो देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? अधिकरण इसे हिंदी कहते हैं। अधिकरण क्या होता है कि किसी भी अगर कोई राज्य के बीच में, दो राज्यों के बीच में किसी नदी विवाद लेकर के चाहे कोई भी विवाद होता है तो एक ट्रिब्यूनल बना दी जाती है, यानी कि एक कमेटी बना जाती है। और कमेटी में क्या होते हैं, जो जजेज होते हैं वो लोग होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस ट्रिब्यूनल जो है उसका काम है कि उनके जो भी विवाद हैं, राज्यों का आपसी विवाद है, उसके मतभेद को दूर करना और उस पर सही निर्णय देना। तो ट्रिब्यूनल्स का मतलब आप समझ गए, तो इसको याद भी कर सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अब ध्यान दीजिए कि ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण, यानी कि सुलह समझौता कराने के लिए कोई संस्था बनाई गई है। तो सुलह समझौता कोई नहीं करा सकता है। कौन करा सकता है? जिसके पास पावर हो। और पावर किसके पास था? दारा के पास था। दारा सिंह का नाम सुने होंगे। तो दारा, तो आप इसी तरह से याद रखेंगे ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स में हमेशा दारा को रखा जाता है। तो डी का होगा 1, ए का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4। तो जब लास्ट में ए से खत्म होता है तो आप ए मान लीजिएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे, 14 ए। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन की बात कहाँ की जाती है? कहीं भी, अब कहीं भी निर्वाचन हो जाए, धोखाधड़ी करें चाहे कुछ भी करें, तो पूरा कंट्रोल का किसके पास होता है? निर्वाचन का दिल्ली के पास होता है, दिल्ली के पास होता है। तो दिल्ली याद रखिए कि निर्वाचन, अच्छा निर्वाचन का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? दिल्ली के पास। डी का 1, ई का कुछ नहीं, एल का होगा 5, एच और आई का कुछ नहीं। तो ये हो गया भाग 15। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस रिलेशंस टू सर्टेन क्लासेस। तो देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो कुछ वर्ग हैं, विशेष वर्ग हैं, जिनको कुछ उपबंध यानी छूट दी जाती है। तो उनको छूट किस तरह से दी जाती है? लाओ भाई डीजे बजाओ, डीजे बजाओ। वैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में किसी को कोई छूट नहीं मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में वो अभी जो कुंभ था उत्तराखंड में, वहाँ पे छूट दी जाई थी गई थी, ले भैया खूब नहाओ जाओ, गंगा जी कोरोना धो देंगी। इसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कदे से कांवर निकालो, ठीक है। तो कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या मिलता है? विशेष छूट का उपबंध है। कैसे? और उनको विशेष छूट मिलती है तो डीजे बजाते हैं। तो डीजे, डी का 1, जे का 6, तो ये हो गया भाग 16। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। 17वां है भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे कहेंगे राजभाषा। और राजभाषा को हम याद कैसे रखेंगे, किस भाषा किस भाग में दिया गया है? तो आप याद रखेंगे कि राजभाषा हमेशा धोखा दे देती है। और सही बात है। याद कैसे? देखिए कंपैरिजन में अभी एग्जांपल के तौर पे कराता हूँ। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, यानी कि वहाँ पे अपनी मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं। लेकिन जैसे आप शहर में आते हैं तो आपको राजभाषाएं, जो 22 भाषाएं, उनमें से आपको कोई भाषा जो भी आती हो बोलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजभाषा हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे उनकी मदर टंग घुस जाती है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है घुस जाती है। जैसे यूपी बिहार वाले हैं, अगर कहीं हिंदी बोलते हैं तो भोजपुरी को घुसा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचरों को भी देखें, वहाँ पे भोजपुरी घुसा देते हैं। अब बातें करते करते, हिंदी में बातें करते करते भोजपुरी में बातें हो जाती हैं। इसी तरह से गुजरात वाले भी बोल देते हैं गुजराती, राजस्थान वाले राजस्थानी बोल देते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बस कहीं भी इसको याद रखना है कि राजभाषा किस भाग में है हमारे संविधान के। तो आप याद रखिएगा कि राजभाषा धोखा दे देती है, धोखा। तो देखिए डी का होगा 1, एच का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, के का होगा 7 और एच और ए का कुछ नहीं। तो ये हो गया भाग 17। नेक्स्ट है 18वां भाग 18 है इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है 18 में। याद कैसे रखेंगे कि इमरजेंसी लग गई है आपके पूरे देश में चाहे राज्य में, यानी कि आपात लग गया है। और आपात लग गया है, इसकी सूचना आप टीवी पर आप देख रहे हैं। टीवी पे जैसे आपने टीवी चालू किया, देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे देश में आपात लग गया, हमारे देश में मोदी जी ने आपात लगा दिया, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, ठीक है। तो मोदी जी नहीं लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाते हैं पूरे सेंट्रल में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के ही पास पावर इमरजेंसी का। तो हमारे राष्ट्रपति ने क्या किया? आपात लगा दिया। और हमने न्यूज़ कहाँ देखा? टीवी पर देखा, टीवी। तो देखिए टी का होगा 1 और बी का होगा 8। तो भाग 18 में आपात की बात की जाती है। नेक्स्ट है मिसलेनियस, यानी कि प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण से प्रकीर्णन पकड़ लीजिए। प्रकीर्णन आप जानते हैं, प्रकीर्णन उत्सर्जन। तो उत्सर्जन किससे होता है? धूप की वजह से होता है, धूप।
प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस जो मिसलेनियस बहुत सारे सामान है ना, उसको धूप में रख दो यार, सूख जाए, बड़े बारिश की वजह से गंदे हो गए या फिर थोड़ा थोड़ा भीग गए, तो मिसलेनियस चीज़ें, जो बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारे जिनका कोई ये नहीं क्रम से नहीं है, सभी को कहाँ आप रखते हैं, धूप में रखते हैं। अगर इंग्लिश में याद करना है तो, लेकिन हिंदी में याद करना है तो प्रकीर्णन कहाँ होता है, धूप में होता है, धूप के बिना प्रकीर्णन होता नहीं। तो देखिए डी का होगा 1, एच का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, पी का होगा 9, तो ये हो गया भाग 19 में। नेक्स्ट है 20, भाग 20 में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, संविधान में संशोधन की बात की जाती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अमेंडमेंट यानी संशोधन। ज़्यादा संशोधन करोगे ना संविधान में तो नाश कर दोगे भैया, ऐसे मत संशोधन करो कुछ भी, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि किसी भी चीज़ का अगर संशोधन ज़्यादा करते हैं तो भाई नाश तो होना ही है, चाहे कुछ भी आप संशोधन कर लो। तो नाश, एन का होगा 2, ए का कुछ नहीं, एस का होगा 0, तो ये हो गया भाग 20। याद कैसे आपने रखा, संशोधन। अच्छा, संशोधन आप किसी भी चीज़ का करो, ज़्यादा कर दोगे संशोधन तो नाश हो जाएगा, तो NAS नाश यानी कि 20। नेक्स्ट है 21वां है टेम्पोररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन। याद कैसे रखेंगे, इसको कहते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो अस्थायी संक्रमण केवल इतना ही पकड़ें, यानी कि टेम्पोररी ट्रांजिशनल। तो अगर अस्थायी संक्रमण की बात करें तो देखिए अभी लॉकडाउन के दौरान संक्रमण खूब फैल रहा था, लोग खूब मर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि अब क्या करते थे, खुद अपने ही अपनों की लाश नहीं लेते थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। तो या तो अपनों की लाश ले करके नदी में फेंक देते थे या फिर हॉस्पिटल वाले फेंक देते थे। तो आपने देखा होगा गंगा नदी में खूब यूपी से लेकर बिहार तक खूब लाशें बहती रह गई। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि कभी भी किसी भी चीज़ का अस्थायी संक्रमण चाहिए, अस्थायी संक्रमण से बचना है, तो अस्थायी संक्रमण से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, नदी का सहारा लेते हैं, यानी नदी में कुछ भी फेंक देते हैं। तो एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, डी का होगा 1, आई का कुछ नहीं, तो ये हो गया भाग 21। तो अस्थायी संक्रमण से बचने के लिए, अस्थायी ही है, अस्थायी तो है नहीं कि परमानेंटली आप बच गए, तो टेम्पररी सोल्यूशन है संक्रमण से बचने के लिए, तो आप क्या करते हैं, नदी का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 22वां जो कि लास्ट है, इसको याद करेंगे। ये है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, संक्षिप्त नाम, प्राधिकृत और निरसन। तो संक्षिप्त नाम को ही पकड़िए, जहां भी संक्षिप्त नाम सारी चीजें दी गई है, प्राधिकृत, पाठ और निरसन जहां दिया गया है उसको याद करिएगा। संक्षिप्त नाम और नाम से ही पकड़िए, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं, तो वो इसी से याद रखेंगे। यहाँ पे संक्षिप्त नाम है तो संक्षिप्त नाम को भी क्या कहेंगे, चाहे संक्षिप्त नाम हो चाहे फुल नाम हो, वो तो नाउन ही होता है, तो नाउन याद रखेंगे। तो एन का हो गया 2, ओ का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं, और एन का हो गया 2, तो हो गया भाग 22। तो भाग 22 में इस तरह से इसकी चर्चा करते हैं। देखिए हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जितने 22 भाग थे। 22 में आपने देखा कि 4A एक था, दूसरी बात 9 में 3 थे, 9A 9B, जिसमें 9 में क्या था, पंचायत था, 9A में क्या था, म्यूनिसिपालिटी था यानी कि नगर पालिका, और 9B में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 7 को हटा दिया गया है। और इसके बाद आपको 14 में मिला था 14 और 14A। तो इस तरह से कुल कितने भाग हैं तो 22 ही, लेकिन इन दोनों को A B को लेकर के कुल कितने हो गए, 25 हो गए। तो 25 भाग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जब कभी भी एग्जाम में पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप 22 ही लिखेंगे, यानी कि 25 लिख करके आए या फिर 25 पे टिक करके आए। देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, पूरी वीडियो ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें क्या क्या है हम उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, समय के हिसाब से। अभी हमें सब कुछ याद करना है, एक बार ओवरव्यू की तरह ऐसे ओवरव्यू लेते चलें और याद कर लें, फिर इसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, कैसी रही ये वीडियो, अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।